Myself Rajneesh, and today I discuss the electrical and electronics measurement. तो आज ना अपना जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का, वो पहला चैप्टर देखेंगे जो कि मेजरमेंट और एरर करके होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट वर्ड्स हम लोग क्या समझते हैं, तो मेजरिंग द अननोन क्वांटिटी विथ अननोन क्वांटिटी एंड द एक्सप्रेसिंग इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। क्या कि अननोन क्वांटिटी को ना हम लोग मेजर करते हुए द नोन क्वांटिटीज़ इस द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और द यूनिट इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। सिंपल मीन्स कि देखो क्या है कि ना हम अननोन क्वांटिटीज, अगर हम किसी स्केल्स को देखते हैं, अगर कोई लेंथ अगर मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं ना, स्केल का यूज़ करते हैं। कोई स्केल है मीटर में, अगर हमारे पास क्या कि ना वह 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, वह अगर स्केल से मेजर करोगे किसी लेंथ को, अगर तुम अपने बुकलेट्स को मेजर करोगे तो क्या करोगे ना कि उस लेंथ से मेजर करो, तो उसमें क्या है कि इतना मीटर हुआ, तो दैट्स अ 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर बोलते हैं तो 10 जो होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, और जो सेंटीमीटर हो गया ना वो यूनिट हो गया। तो दैट्स मीन्स कि किसी नोन क्वांटिटी को हम किसी अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं, नोन क्वांटिटी से मेजर करते हैं। दैट इज़ द मेजरमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ना हम लोग तीन तरह का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट देखते हैं, जो कि एक होता है इंडिकेटिंग टाइप, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट्स ओनली लाइन्स वैल्यूज आरएमएस और एवरेज वैल्यू ऑफ द करेंट एंड द वोल्टेज ऑफ करेंट वोल्टेज एंड द पावर। क्या होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स ओनली अ लाइन वैल्यूज। क्या है ना कि लाइन वैल्यू ऑफ द आरएमएस और एवरेज वैल्यू क्या करता है ना, इंडिकेट करता है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो कि तुमको एवरेज और आरएमएस ऑफ द करेंट और वोल्टेज इन द फॉर्म्स ऑफ आरएमएस और एवरेज वैल्यू के फॉर्म में तुमको देगा। ठीक है, जैसे कि सारे ऑर्डिनरी एम मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, वाट्स मीटर्स, फ्रीक्वेंसी मीटर और द पावर फैक्टर मीटर्स, दिस ऑल आर इंडिकेटिंग टाइप्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब आता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि कुछ होता है कि हम लोग करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो रिकॉर्ड करता है, जो कि मेजर करता है ना रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं ना कि तुम देखोगे ईसीजी टेस्ट वाले में ये ना एक कार्डियोग्राफी टेस्ट होता है जो कि हार्ट का टेस्ट होता है। जैसे कि स्निकोमीटर्स जो कि क्रिकेट मैच में भी देखा जाता है, जो कि स्पाइक जो आ जाता है विद द बैट्समैन के बैट्समैन जो बैटिंग करता रहता है, तो बॉल के साथ जो अगर बॉल लगा कि नहीं लगा, तो ये क्या होता है ना कि स्निकोमीटर एक टाइप का क्या होता है कि स्पाइक्स को शो करता है। तो ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जो कि ईसीजी टेस्ट में देखोगे कि हार्ट टेस्ट में क्या होता है ना कि एक वेवफॉर्म बनता है, और उसमें क्या करता है वो रिकॉर्ड करता है डाटा को कि किस तरीका का उसका हार्ट बीट का रेट चल रहा है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ओवर a graph paper by using the lightweight pen and also display the value. Recording type ammeters, voltmeters, wattmeter, ECG मशीन, स्निकोमीटर्स जो कि क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, और कुछ स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर एड्स अ मेजर वैल्यू टू एग्जिस्टिंग वैल्यू। क्या होता है ना, दिस आर एडेड अ मेजर वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड वंस अ पीरियड ऑफ द टाइम। एक टोटल एनर्जी कितना, दैट्स गिव्स द टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड वंस अ पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और दैट इज एनर्जी मीटर्स, जो कि हम लोग एनर्जी मीटर के बारे में देखेंगे बाद में, के वी आर मीटर्स, एम्पियर आवर मीटर्स, ये सब जो है ना इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब देखो, अब बात हम लोग करते हैं एक करके। सबसे पहले हम लोग ना इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जैसे देखो ये अपने पास ना एक स्केल है, जो कि फुल स्केल अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए किसी स्केल का अगर मेजरमेंट, जैसे कि हमारे पास जो एक 50 मीटर या 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर को जो हम लोग बचपन में जब स्केल्स यूज करते थे, तो वह वाला क्या है कि ना अपने पास रह रहा था। अभी क्या है कि ना अगर मेरे पास कुछ जैसे कि एम मीटर होता है, जो एम मीटर अगर इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या होता है कि निडल लगा होता है और निडल शो करता है कि करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है। जैसे कि अपने पास ये है ना एक एम्पियर्स में दे रखा है कि एक 0 से 10 एम्पियर का एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, और इसी को बोलते हैं फ्यूडिकल्स वैल्यू, जो कि क्या होता है ना कि ये तुम्हारे पास ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू होता है, जो कि कितना मतलब इतना, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर 15 सेंटीमीटर का, तो ये 15 सेंटीमीटर के ही पास रहेगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। द फुल स्केल ऑफ द डिफ्लेक्शन वैल्यू और द फ्यूडिकल्स वैल्यू।
और रेंज की बात करते हैं तो रेंज होता है, रेंज हमेशा हम लोग मिनिमम किसी भी डाटा को अगर हम रेंज में बात करते हैं कि क्या रेंज हो सकता है तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रखते हैं कि रेंज ये 10 एम्पियर्स का एक एग्जांपल अगर हम बोले कि 0 to 10 एम्पियर्स का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, ये ना ये स्केल जो है ना वो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक ही मेजर करेगा, इसका मतलब ये होता है रेंज। और 0 से 100 वाट या सेल्सियस में बात करते हैं टेम्परेचर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो -20 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पैन्स का मतलब क्या होता है कि ये स्पैन होता है लेंथ ऑफ स्केल, जो कि हमेशा हम लोग मैक्सिमम बाई मिनिमम बोलते हैं, इसको स्पैन ही बोला जाता है। दैट इज स्पैन इज मिनिमम बाई, अगर हम एक टर्म्स बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी द लाइफ स्पैन होता क्या है कि जो बॉर्न होता है और द टिल द डेथ उसके बीच का जो स्पैनिंग होता है, कितना दिन तक वो सर्वाइव किया एग्जिस्टेंस था, दैट इज स्पैन। तो ये सिंपल ये टर्म्स ही जो स्पैन आता है ना दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ अगर मैक्सिमम था 10 एम्पियर और उसको माइनस करेंगे 0 एम्पियर से तो 10 एम्पियर, 100 वाट और द 150 मिनिमम माइनस, देखो ये अगर -20 डिग्री सेल्सियस जाओगे तो क्या हो जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस, तो मिनिमम माइनस अगर मैक्सिमम करोगे तो मिनिमम 150 डिग्री -20 डिग्री तो माइनस माइनस प्लस तो 170 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हम ना, ये था हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को ही पूरा देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इरर एनालिसिस को देख लेते हैं कि इरर कैसे आता है। जैसे कि अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होता है कि ना समथिंग इज इरर, क्या होता है ना उसमें इरर हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या है कि ना इरर शो नहीं करता है, वो 100% एक्यूरेट डाटा देने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ठीक है। 100% एक्यूरेट जो है ना हमारे पास डाटा दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ना देयर इज़, वो मशीन क्या है ना या कोई इंस्ट्रूमेंट क्या है वो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो इरर थोड़ा बहुत अगर इरर होता है ना तो उस पर बात करते हैं कि डायनेमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो होता है कि डायनेमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग इरर को देखते हैं जो कि चेंज होता है विदाउट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो कि आईएएस के सिलेबस में था, ईएससी के सिलेबस में था, ओनली फॉर द ईएससी सिलेबस। लेकिन हम लोग ना पढ़ेंगे क्या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि गेट के सिलेबस में है, नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है ना चेंज नहीं करता। ये ना स्टैटिक्स इरर जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले स्टैटिक्स इरर को देखेंगे, एक्यूरेसी को देखेंगे, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन को थ्रेशोल्ड और द डेट जोन और द डेट टाइम्स एंड द ड्रिफ्ट। This is important for the gate is precision and sensitivity, precision and sensitivity and the accuracy। तो बात करते हैं ना स्टैटिक्स इरर की। देखो स्टूडेंट स्टैटिक इरर क्या होता है, ये ना स्टैटिक्स इरर की अगर हम बात करते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इरर, जो कि क्या होता है डेविएशन होता है, इसी को भी डेविएशन भी बोलते हैं। क्या होता है कि ना मेजरिंग जो होता है ना कि जो ट्रू वैल्यू बाई द मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये तुम्हारा ना मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जो कि स्टैटिक्स एरर और एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। और एक तरह का डेविएशन भी होता है। जैसे देखो ये अपने पास एक क्या है ना एक मेजर्ड है, एक स्केल है जो कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का एक स्केल है। और देखो इस स्केल में ना क्या है ना कि 0 से 10 एम्पियर का करंट क्या है ना कि ये इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है 0 से 10 एम्पियर, ये 0 से 10 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है। अगर करंट अगर 0 से 10 एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो ये मेजर नहीं करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 10 एम्पियर तक का करंट ही मेजर कर रहा है, ठीक है। अब देखो अपने पास ना एक मेजर वैल्यू है। मेजर वैल्यू क्या हुआ कि अगर हम इस स्केल से ना मेजर हुआ, अगर हम किसी तरह का ना जैसे कि PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आगे जाके पढ़ेंगे तो होता क्या है ना कि अगर हम इसमें करंट किसी तरह से अगर इस एम मीटर में या एम मीटर है, इस एम मीटर में अगर करंट फ्लो होगा तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है सिंपल ये मेजर करके देगा कि 5.9 एम्पियर का इसमें मेजर हो रहा है। इस स्केल में ना क्या हुआ कि मेजर्ड वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 5.9 एम्पियर, और ये तुम्हारा जो करंट सप्लाई जो है ना डैट इज कल द ट्रू वैल्यू। और इसका ट्रू करंट सप्लाई नहीं तो इसको बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू जो है हमारा कि करंट सिंपल, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ना जो करंट ट्रू वैल्यू था वो 6 एम्पियर था, लेकिन हमको क्या मेजर करके दिया 5.9। मतलब क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट ना क्या हो रहा है कि इरर दे रहा है। इरर कितना दे रहा है 0.1% का 0.1 एम्पियर करंट का ना इरर दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल तो हम लोग क्या अगर इसको अगर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर ले तो हमारे पास क्या होगा कि 0.1 एम्पियर का ना एक करंट क्या कर रहा है इरर दे रहा है, ये डेट इज डेविएशन। तो स्टैटिक्स करेक्शन अगर हम इसको करेक्शन तो माइनस में आ जाता ना, तो इसीलिए हम लोग पहले माइनस यूज करके इसको हमेशा पॉजिटिव में डालने के लिए डेविएशन स्टैटिक्स करेक्शन इज अ माइनस ऑफ द डेविएशन ऑफ एब्सोल्यूट इरर और द स्टैटिक्स इरर, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव इरर। रिलेटिव इरर होता क्या है? रिलेटिव इरर अगर हम निकालते हैं किसी को रिलेट करते हैं, रिलेट का मतलब किसी चीज़ से अगर हम रिलेट करते हैं दिस मीन्स देयर इज फाइंड आउट द इरर। This means there is percentage error. If there is also a percentage error or the relative error, this means there is a measured value minus true value. It is related to the true value.
that's into the multiple of 100 that gives in the percentage error, but this is relate only. This means the am minus 80 by 80 that is a measured value minus true value. ये जो है ना सिम्बोलिकली नोटेशन करते हैं हम लोग कि ये इसके जगह तो कुछ भी मेजर करो, तुम अपने टर्म्स में कुछ भी लिख लो, लेकिन ये ना ये सब नोटेशन है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या कि द ट्रू वैल्यू या एम बोलो या फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी लिख सकते थे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, ठीक है। तो डैट इज़ अ रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है, व्हाट द टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, देयर इज 7 टर्म्स रिलेटेड टू द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एरर एनालिसिस, द डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एरर एनालिसिस में वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब ना पूछता है एग्जाम में कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिजन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है। हम लोग ना 0 से लेके 100 तक कंप्लीट करेंगे, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि छूटेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्यूरेसी की बात। इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस with which a instrument reading approach the true value of the quantity begins measured। मतलब क्या है कि कन्फर्मिटी और अप्रोचिंग बताता है। देखो एक्यूरेसी का मतलब अगर हम देखते हैं इन द एग्जाम्पल, तो इट इज़ इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ द क्लॉजनेस। मतलब सिंपल अगर मतलब यहाँ जो होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिग्री ऑफ द क्लॉजनेस, हम कितना क्लॉज जा रहे हैं, कितना एक्यूरेट जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि 0.1% का एरर था, हम कितना क्लॉज जा रहे हैं, उतना अच्छा क्या रहे हैं कि ना वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा मेजर कर रहा है। इसका मतलब उसमें कम से कम एरर है, ठीक है। जैसे जैसे कोई चीज़ पुराना हो जाता है तो क्या होता है कि उसका ना एक्यूरेसी कमता चला जाता है, ठीक है। इट इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ द क्लॉजनेस विद विच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बिगिंस मेजर, दैट इज़ द कन्फर्मिटी ऑफ द अप्रोचिंग टू द ट्रूथ, ठीक है। अब देखो एक अगर हम देखते हैं ना कि एक मशीन है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.0 से 20 एम्पेयर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है इसका, ठीक है। अब देखो इसके पास ना और ये मेजर क्या कर रहा है ना, और इसका ट्रू वैल्यू देखो मेजर हो रहा है। एक बार में क्या हुआ कि ना देखो ये एक बार में इसको अगर मेजर कर रहे हैं ABC तीन हम ले लिए, तीनों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना ABC 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए और तीनों का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 0.0 से 20 एम्पेयर करंट ही मेजर कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले 0.5 क्लॉजनेस, तो ये कितना दिया 17.5 एम्पेयर। मतलब करीब करीब क्या है ना कि 18 एम्पेयर का ट्रू वैल्यू मेजर किया, मतलब 18 एम्पेयर करंट मेजर कर रहा है। और इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है सो 20 एम्पेयर, तो 18 एम्पेयर का करंट हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं कि 18 एम्पेयर ट्रू वैल्यू है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को ना 18 एम्पेयर करंट मेजर करना चाहिए अगर 100% एक्यूरेट डाटा देना है तो। पर क्या है कि वो 100% एक्यूरेट नहीं दे रहा है, वो 0.5 क्लॉजनेस दे रहा है। मतलब क्या है कि 5% का 0.5% का एरर दे रहा है अगर मशीन ए, तो इसका एक्यूरेसी क्या हुआ 0.5% ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस मशीन का ना, या इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बोलोगे तो 0.5% एक्यूरेसी हुआ। फिर इसका क्या है कि 0.3% एरर दे रहा है, इसका मतलब 0.3% इसका एक्यूरेसी है। इसका एक्यूरेसी क्या है 0.1%। तो ये तीनों में अगर सबसे देखोगे तो मशीन क्या है कि जो सी है ना, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मशीन सी है इज़ मोर एक्यूरेट देन मशीन ए एंड बी, दैट्स इज मोर एक्यूरेट देन अदर्स। तो ये अपना पास क्या कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम देख लेते हैं, मशीन बोलो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलो, अगर मशीन की बात करेंगे तो मशीन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो इसको हम लोग ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स में ही देखते हैं। तो सी क्या है सबसे क्लॉजनेस है, क्या कि डिग्री ऑफ क्लॉजनेस सबसे, इट इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ क्लॉजनेस दैट इज द एक्यूरेसी। तो जितना कर्व से कम करीब हो, जैसे 0.1% का एरर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ना ये एक रेट वैल्यू दे रहा है 0.3%, 0.5%। तो इससे पता चलता है कि हमको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या दे रहा है, मशीन ए दे रहा है एज कम्पेयर टू देयर बी एंड द सी, ठीक है। एक्यूरेसी इंडिकेटिंग इज क्लॉजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। और दूसरे टर्म से एक्यूरेसी को अगर डिफाइन करें तो एक्यूरेसी इंडिकेट द क्लॉजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। एक नोट पॉइंट है ना कि देखो जो कोई भी ना फॉर एन इंस्ट्रूमेंट इज हायर एक्यूरेसी इज प्रीफर द मैग्नीट्यूड इज लेस। मतलब क्या है कि ना जो मैग्नीट्यूड इज मतलब क्या है कि ना अगर एक्यूरेसी अगर हायर प्रीफर करोगे क्योंकि इसका एक्यूरेसी अच्छा हो तो क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा लेस आएगा, 0. एरर कम आएगा, ठीक है। हायर द एक्यूरेसी नीड द मेजर वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू सो द एरर इज लेस। वही बात जो मैंने भी बताया कि एक्यूरेसी अगर तुम अच्छा करोगे किसी भी मशीन का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, अगर तुम्हारे पास एक्यूरेसी अच्छा है द हाई द एक्यूरेसी नीड्स, अगर एक्यूरेसी लोगे तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगा ना वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू टू द एरर इज लेस। और एरर क्या होगा देख रहे हो एरर कितना परसेंट हुआ 0.1। अगर इसका क्या ना है अगर 0.5 17.9 एम्पेयर का करंट मेजर कर देता है, तो अगर मेजरिंग जो मेजर कर रहा है ट्रू मेजर वैल्यू आ रहा है वो 17.9 एम्पेयर का आ रहा है, इसका मतलब एक्यूरेसी तुम्हारे पास 0.1% है। और इससे क्या हो रहा है तुम्हारा
the high the accuracy needs and the measure value is close to the true value to the so the error is less. ठीक है, तो ये अपने पास दो टर्म्स क्लियर किए हम लोग ना, स्टैटिक्स एरर और देयर इज स्टैटिक्स एरर, रिलेटिव एरर्स, एक्यूरेसी, इस चीज़ों को समझे। ठीक है, अब हम देखते हैं ना थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं कि देखो अपने पास एक क्वेश्चन है कि मीटर ए हैज एक्यूरेसी 0.5 एंड मीटर बी हैज एक्यूरेसी 0.8, देन चूज द गुड मीटर। अब बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्यूरेसी है कि एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है 0.5 मीटर का, 0.5 एंड द देयर इज एक्यूरेसी इज, तो क्या है 0.8, तो इस दोनों में से कौन सा मीटर अच्छा होगा? कोई इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है, दो इंस्ट्रूमेंट है ए और बी, जिसका एक एरर है 0.5%, 0.5 का एरर आ रहा है, एक 0.8 का एरर आ रहा है, तो दिस मीन्स कि 0.5 वाला एरर अच्छा है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट देगा, तो मीटर ए इज़ गुड बिकॉज द एक्यूरेसी इज 0.5। ठीक है, अब हम ना एक टर्म्स को और देखते हैं, दैट इज़ लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर होता क्या है? इफ़ द एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एरर, अगर हम एक्यूरेसी को एक्यूरेट है, एक्यूरेसी if the accuracy is expressed in the terms of error, then it is called the limiting error or the guaranteed error। अगर हमने एक्यूरेसी को अगर हम देखते हैं ना कि टर्म्स ऑफ एरर, या इट इज़ कॉल्ड अ लिमिटिंग एरर और द गारंटेड एरर। द लार्ज द लिमिटिंग एरर इट इज फिक्स, द लार्ज द लिमिटिंग एरर इज फिक्स फॉर अ मीटर एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। तो भी कोई जो लिमिटिंग एरर होता है ना, अगर रेंज की बात करते हैं या रेंज की बात करें ना, इफ द रेंज ऑफ द लिमिटिंग एरर, जो रेंज होता है ना, ये ना रेंज है, द रेंज ऑफ लिमिटिंग एरर इज फिक्स और फॉर द मीटर एंड इट्स वैल्यू इज़ गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एरर जो होता है ना, रेंज दिया होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदोगे ना, परचेज करोगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट का ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या आता है कि रेंज फिक्स होता है कि लिमिटिंग एरर इतना होगा, फिक्स होता है, जो कि गिवन रहता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब बनता है ना, डिज़ाइन होती है, उसी वक्त होता है। व्हेन द लिमिटिंग एरर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अगर लिमिटिंग एरर को हम देखते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, दैट इज द गारंटेड एक्यूरेसी एरर। व्हाट इज गारंटेड? डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ लेता है ना कि व्हाट इज़ गारंटेड एक्यूरेसी एरर। तो जब भी हम लिमिटिंग एरर को इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अगर हम टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ द गारंटेड एक्यूरेसी एरर, इट इज़ कांस्टेंट एंड गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, व्हेन द लिमिटिंग एरर इज एक्सप्रेस विद द टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू, देन इट इज़ कॉल्ड अ परसेंटेज लिमिटिंग एरर। जैसे देखो लिमिटिंग एरर जो कि हम लोग अभी देख रहे थे, जो कि रिलेटिव, ये ना हम लोग जो देख रहे थे, ये रिलेटिव एरर, दैट इज़ ऑल्सो लिमिटिंग एरर। देखो कैसे है ना, इट इज़ वेरिएबल, और ये एक वेरिएबल होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इट इज़ मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इंटू 100%। और ये परसेंटेज होता है ना, प्लस माइनस, ये एरर का सिंबल्स होता है, ये प्लस माइनस की, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहा था प्लस माइनस, दैट इज़ कहाँ पे गया ये, जैसे हम भी कभी कभी लिखते हैं ना एरर, दैट इज़ प्लस माइनस एरर। देखो ये होता है प्लस माइनस एरर, ये प्लस माइनस एरर सिंबल्स की कितना परसेंट एरर आ रहा है। जैसे कि हम अगर ट्रू वैल्यू, जैसे कि अब देखो एक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हम बोलते हैं कि अगर ये 18 एम्पेयर का करंट सप्लाई का, ये मेजर कितना कर रहा था, 18 एम्पेयर ट्रू वैल्यू था, इसका मेजर वैल्यू 7.5, तो 7.5 प्लस माइनस 0.5 इज़ एरर, ऐसे लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम रेंज के फॉर्म में लिखते हैं, एरर को हमेशा रेंज के फॉर्म में लिखते हैं। हमने बताया भी कि एरर को हमेशा रेंज के टर्म में लिखते हैं, इधर ये मिनिमम टू द मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज़ पॉइंट द, अब क्या ना अपने पास ये हो गया तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू की परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इज मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय द ट्रू वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, अब देखो ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द लिमिटिंग एरर, दैट इज मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन को देखोगे इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एक हम देखते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि गारंटेड एरर और लिमिटिंग एरर में अगर तुमसे कुछ डिफरेंस पूछ लेना कि या कुछ पूछ ले कि व्हाट डिफरेंस, दैट मीन्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में अगर हम देखते हैं ना, तो दैट इज़ गारंटेड एक्यूरेसी एरर, और ये ना कांस्टेंट होता है। और लिमिटिंग एरर तुम्हारा क्या होता है कि ट्रू वैल्यू के टर्म से, जैसे कि हम निकालते हैं ना, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100%, दैट इज परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इन द टर्म्स ऑफ, ये वेरिएबल होता है। और गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज कांस्टेंट बट द लिमिटिंग एरर इज वेरिएबल। ठीक है, ये था तुम्हारा लिमिटिंग एरर और गारंटेड लिमिटिंग एरर, ये चीज़ है। तो ये चीज़ समझना है। इंपॉर्टेंट ये था कि ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और लिमिटिंग एरर होता है सो वेरिएबल होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट को और थोड़ा बिल्ड करते हैं कि देखो क्वेश्चन देखते हुए कंसेप्ट को थोड़ा और बिल्ड करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। तो अगर हमारे पास ना इफ़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज द 0 से एक एम मीटर है जो कि क्या कर रहा है ना कि 0 से 200 एम्पियर का एम मीटर है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है उसका, हैज़ अ गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज 5.0% एरर। इसका ना गारंटेड एक्यूरेसी एरर दे रखा है, द गारंटेड एक्यूरेसी एरर एंड परसेंटेज ऑफ
एम्पेयर हैज़ ए गारंटेड एक्यूरेसी इरर इज प्लस माइनस 0.5 एम्पेयर। इसका ना जो इरर दे रखा है वो 0 पॉइंट गारंटेड इरर जो कि 0.5 एम्पेयर दे रहा है। देन फाइंड द लिमिटिंग इरर परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर, ठीक है। वाइल मेजरिंग द, जब इसको मेजरिंग करते हैं ना तो हमारे पास क्या है कि 150 150 एम्पेयर्स 100 एम्पेयर 50 एम्पेयर एंड आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ आउटपुट फॉर इच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट मेजर वैल्यू। देखो यहाँ पे ना एक पिंक कलर का आ गया, इट्स मेजरिंग इट्स रेंज ऑफ द आउटपुट ऑफ इच मेजर वैल्यू। कह रहा था कि हमारे पास ना एक सिंपल बता रहा हूँ कि एक एमीटर है, जो एमीटर क्या है कि ना 0 से 200 एम्पेयर तक का फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस तरीके से है कि 0 से, अब जो ये 0 से 10 एम्पेयर था ना वो 0 से 200 एम्पेयर का है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। और इसमें बोला क्या कि 0.5% का ना इसका परसेंटेज ऑफ गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, ठीक है। अब पूछ रखा था लिमिटिंग एरर, तो लिमिटिंग एरर हम लोग कैसे निकालते हैं लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर हम लोग क्या है कि मेरे पास ना ये अपने पास क्या हो गया, और टर्म्स ऑफ मेजर जब करते हैं ना तो 150 एम्पेयर 100 एम्पेयर और 50 एम्पेयर 3 केस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग एरर को देखते हैं। तो लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग एरर होगा जब 0.5% इरर क्या हो गया, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास क्या है ना कि 0.5%, क्योंकि इरर दे रखा था, गारंटीड एक्यूरेसी इरर तुम्हारे पास मेंशन था, तो हमारे पास क्या है ना कि 0.5% इंटू बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, मतलब 200 के टर्म्स में, क्योंकि टोटल वैल्यू तो यही है इन द टर्म्स ऑफ 200 दैट इज फाइंड आउट द लिमिटिंग इरर। तो यहाँ से तुमको लिमिटिंग इरर निकल जाएगा, दैट इज अ प्लस माइनस फुल स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन। द लिमिटिंग इरर इज प्लस माइनस इरर परसेंट, इट इज प्लस माइनस लिमिटिंग इरर जो होता है प्लस माइनस दैट इज प्लस माइनस इरर ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये प्लस माइनस, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया 1% एम्पेयर का एक लिमिटिंग इरर आ गया। तो एक चीज़ देखोगे कि अगर लिमिटिंग इरर तुम्हारा क्या ना कि अगर तुम डिक्रीज करोगे कोई, देखो हमेशा क्या ना कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस मीन्स की लिमिटिंग इरर डिक्रीज देन द ट्रू वैल्यू इज इंक्रीज। जैसे जैसे इरर रिड्यूस करता जाएगा, मतलब क्या होगा, ट्रू वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज करेगा, लिमिटिंग इरर अगर डिक्रीज कर रहा है तो, ठीक है। देखो हम 3 केस देखते हैं कि अगर 150 एम्पेयर का वो ना क्या है कि ना अपने पास ना सबका ना 150 एम्पेयर है, कोई एक 100 एम्पेयर, वाइल द मेजरिंग 150 एम्पेयर 100 एम्पेयर है ना ये, तो अपने पास ना ये सब वैल्यू मिला तुमको 150 एम्पेयर। तो इसका लिमिटिंग इरर जब निकालोगे ना तो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर इन द टर्म्स ऑफ 150 एम्पेयर्स, हम ना 150 एम्पेयर के टर्म से निकालोगे तो ये लिमिटिंग इरर कितना परसेंट मिला, 0.67। फिर लिमिटिंग इरर अगर हम देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ, तो अगर हम इसका रेंज लिखते हैं ना, रेंज के टर्म्स से दैट इज़ द 0.67%। लिमिटिंग इधर क्या हो गया 0.67%, दैट इज़ मतलब कि 150 प्लस अप्रोप्रिएट हम लोग क्या किया ना, इसको 1% ले लिए हैं, दैट इज़ 0.150 प्लस 1 और 150, तो एक तो माइनस होगा, एक प्लस कर लेंगे, तो अगर 150 में से -1 करेंगे तो 149, तो 149 अब प्लस करेंगे तो 151। तो इस रेंज में हमने क्या किया, इरर को मेंशन लिखा। इसके बाद ना 100 एम्पेयर दैट इज़ परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो प्लस माइनस इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो 1 एम्पेयर बाय द 100 एम्पेयर इंटू 100%, इट इज़ 1 एम्पेयर का 1%। इट इज़ ऑल्सो रिटेन इन द टर्म्स ऑफ 199 एम्पेयर इन 101 एम्पेयर, ठीक है। और 50 एम्पेयर्स को देखोगे तो तुम्हारे पास 2% का लिमिटिंग इरर आ रहा है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ 2% 50 इंटू दैट इज़ 50 प्लस 1 एम्पेयर बिटवीन द, तो ये तुम्हारे पास ना यहाँ पे ना 50 प्लस 1 एम्पेयर करंट का ही, अच्छा 1 एम्पेयर ही सारे के सारे जो थे ना, देखो हो क्या रहा है ना कि सबके सब क्या है कि 1 एम्पेयर ही हमारे पास ना इरर है, सबके सब में 1% का इरर हो रहा है। लिमिटिंग इरर परसेंट क्या है, इरर परसेंट इंटू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इरर परसेंट 1 एम्पेयर है सारे में, सारे इंस्ट्रूमेंट में इरर परसेंट 1 स्केल का ही है। ऐसा है क्या, देखो इसमें ना एक कंसेप्ट को देखो थोड़ा सा, एक बार फिर से देखो, इस सब में 1 एम्पेयर करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में। 1 एम्पेयर इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इन द टर्म्स ऑफ 50 एम्पेयर दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसका सबका परसेंटेज इरर जब निकाला गया तो 0.6%, 7% परसेंटेज इरर ऑफ द लिमिटिंग इरर, 1% ऑफ द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर एंड 2% ऑफ द लिमिटिंग इरर। देन आफ्टर कि क्या होगा, तो देखो द फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन लिमिटिंग इरर इज कॉन्स्टेंट, तो इस सब केस में देख रहे हो कि लिमिटिंग इरर तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, लिमिटिंग इरर इज 1 एम्पेयर इन द ऑल द केस द लिमिटिंग इरर इज 1% ओनली, बट देयर इज बट एज द वैल्यू टू बी द मेजर देन द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर इज डिक्रीज। बट क्या देख रहा है, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, और परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इरर क्या कर रहा है ना, हम हमेशा डिक्रीज करता चला जा रहा है।
यही बात बोला गया कि जो हम लोग अगर लिमिटिंग एरर को देख रहे हैं ना, तो दैट इज़ गारंटेड एक्यूरेसी एरर। ये ना तुम्हारा क्या है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म में निकाला गया, और इसको गारंटेड एक्यूरेसी एरर भी हम लोग बोल सकते हैं, लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर, लेकिन परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इज़ वेरिएबल। तो ये ना तुम्हारा परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर क्या हो रहा है कि लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज करा जा रहा है। इज लिमिटिंग एरर इज कांस्टेंट 1 एम्पेयर, इट इज़ 1 एम्पेयर इन द टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट इज़ 1 एम्पेयर, बट there is a variable, it is variable. Limiting percentage of limiting error is not constant, it is variable, it is comes 0.67, 1%, 2%. As the value to be the measure, then the limiting percentage of limiting error is decreased. जैसे value, as the value to be increased, measure value is increased। जैसे जैसे measure value का value increase करता जा रहा है, क्या कर रहा है लिमिटिंग वैल्यू का, देखो measure value यहाँ पे क्या था 150 एम्पेयर, ये ना मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू था 150 एम्पेयर। तो ट्रू वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करा, तो क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 150 एम्पेयर था, इसको डिक्रीज किए 100 एम्पेयर में आया, तो क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एरर क्या कर रहा है, अगर इसको लिमिटिंग एरर क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंपली। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटिंग एरर इज कांस्टेंट बट द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग इज नॉट कांस्टेंट। देन चूज द, अब ना एक ना थोड़ा सा नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चूज द रेंज ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सच दैट द वैल्यू टू बी द मेजर शुड बी choose the range of indicating instrument such that the value of measure should be easier to the full scale deflection value, at least more than 1/3 of the full scale deflection value। देखो ये मेरे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या है कि 0 से 200 एम्पेयर का एक ना तुम्हारे पास क्या है। अब देखो ये हम वही सब मेंशन किए कि अगर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि लिमिटिंग एरर और 200 प्लस 0.5% इज एरर, देन द लिमिटिंग एरर इज 1%, बट देयर इज अ 0.4%। जब 25 जब इसको 50 एम्पेयर पे लिए थे तो क्या आया था मेरे पास 2% का एरर आएगा, 25% पे लेंगे तो 4% का। तो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है ना, ये डिक्रीज करता चला जा रहा है। परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इज इंक्रीजिंग बट देयर परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इज इंक्रीजिंग, but there is a value should be the true value is decreasing, then the true value is decreasing, the percentage of limiting error is increasing। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर सब में इंक्रीज करता गया, 0.6 से 1% आया, 2% आया, लेकिन क्या हो रहा है ना, इसका ट्रू वैल्यू क्या हो रहा है कि लिमिटिंग एरर तो इंक्रीज करता रहा, इसका मतलब ट्रू वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ट्रू वैल्यू ऐसे भी डिक्रीज हो रहा है, 150 एम्पेयर था यहाँ पे, 100 एम्पेयर था वहाँ पे, 50 एम्पेयर था, ये सब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बस वही चीज़ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। 0 to 100 एम्पेयर हैज़ सम एक्यूरेसी 0.5 एम्पेयर एंड द फाइंड द एक्यूरेसी वाइल मेजरिंग इन 50 एम्पेयर। अगर तुम देखो तुम्हारे पास ना एक एमीटर है जो कि 0 से 100 एम्पेयर का, और उसका एक्यूरेसी ना हैज़ सम एक्यूरेसी 0.5%, देन द फाइंड द एक्यूरेसी वाइल मेजरिंग इन 50 एम्पेयर। अगर उसको मेजर करोगे ना 50 एम्पेयर, तो देखो अगर 100 एम्पेयर में मेजर कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 0.5% का एरर आ रहा था। 100 एम्पेयर में मेजर करोगे, अगर यहाँ पे देखो 0.100 एम्पेयर का करंट है तो 0.5% एरर, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, अगर 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करोगे तो 0.5% एरर आ जाएगा। और 0.5 बाई 100 इंटू 50, जब इसको करोगे ना 0.5% 0.5 बाई 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करोगे, 0.5 डिवाइडेड बाई फुल स्केल ट्रू वैल्यू दैट इज़ 50 एम्पेयर, इट्स 50 एम्पेयर, 0.5 50 एम्पेयर, और ये रेंज जो है ना 50 एम्पेयर हो जाता है। अगर चेंज होता है ये 0 से 100 एम्पेयर वाला ना होकर 0.0 से 50 एम्पेयर का होता, तो क्या करते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो 50 डिवाइडेड 50 से मल्टीपल कर डिवाइड हो जाता 100, तो ये हो जाता तुम्हारा कट जाता, तो क्या होता 50 इंटू 2 और 2 मल्टीपल इंटू 0.5 दैट इज़ 1% एक्यूरेसी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही तुम देख रहे हो कि परसेंटेज ऑफ एरर इज़ डबल, मतलब क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी क्या हो रहा है कि 1% का एरर आने लग रहा है। तो एक्यूरेसी क्या हो रहा है 0. जैसे ही अपना ना रिड्यूस करोगे, जैसे ही रिड्यूस करोगे
ट्रू वैल्यू को जैसे ही रिड्यूस करोगे, ये ट्रू वैल्यू को जैसे रिड्यूस करोगे लिमिटिंग एरर इंक्रीज करता चला जाता है। तो एक्यूरेसी जो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ना हम लोग तीसरे टर्म्स को देखते हैं। क्या है प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या है? इट इंडिकेट द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू बाय ओनली व्हेन द इनपुट इज मेजर्ड रिपीटेडली बाय द वन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है रिपीटेडली? का मतलब होता है कि रिपीटली और रिपीटडली क्या होता है कि लगातार हम इसको मेजर करते हैं। लगातार जब इसको मेजर करते हैं, इट इंडिकेटिंग द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर वैल्यू व्हेन इट इज इनपुट इज मेजर रिपीटेडली बाय वन द इंस्ट्रूमेंट। एक बार लगातार रिपीट करके हम मेजर करें एक ही इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहा है लेकिन विद द सेम इनपुट फॉर एन इंस्ट्रूमेंट इज हाई प्रिसीजन इज फिट फॉर देन द मेजर वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज एट द हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मे बी एक्यूरेट और द मे नॉट बी एक्यूरेट। द प्रिसीजन डज नॉट गिव द गारंटेड अबाउट द एक्यूरेसी। प्रिसीजन ना कभी एक्सप्लेन not give the guaranteed about the accuracy. For the instrument, accuracy is compulsory and condition, but the precision is not necessary. Precision give the consistency or the stability of the meter. ये important line है कि precision gives the consistency or the stability of the meter. क्या होता है ना precision? ये प्रिसीजन एक्चुअली तुमको क्या बताता ना, ये तुमको लगातार एक ही इंडिकेटिंग द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। वाइल हम लगातार क्या करते हैं ना, इनपुट को ना सेम इनपुट पे और एक ही इंस्ट्रूमेंट से लगातार मेजर करते हैं। तो ये हमको क्या बताता है? एक तरह का प्रिसीजन बताता है, प्रिसीजन होता है दैट इज गिव द कंसिस्टेंसी और द स्टेबिलिटी ऑफ द मीटर। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है इंडिकेटिंग द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू व्हेन द इनपुट इज मेजर रिपीटेडली by the once instrument is under the initial कंडीशन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है कि इसमें ना रिपीटेबिलिटी में क्या होता है कि लगातार मेजर तो करते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट ना अंडर द इनिशियल कंडीशन इसका क्या करते हैं ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू व्हाइल द इनपुट इज मेजर रिपीटेडली बाय वंस इंस्ट्रूमेंट अंडर द डिफरेंट कंडीशन और द डिफरेंट टाइम्स। सेम चीज़ें हम तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं, एक बार अच्छे से डिफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले बात, प्रिसीजन इज मेजरमेंट ऑफ द रिपीटेबिलिटी और द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। प्रिसीजन क्या है? एक मेजरमेंट होता है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से। कैलकुलेशन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मैक्सिमम एरर लिमिटिंग एरर मेथड इज सेम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक अपने पास ना क्या है कि स्टम्प्स को देखो, तो कैलकुलेशन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मैक्सिमम एरर और लिमिटिंग एरर मेथड इज सेम। सबसे पहले अपने पास एक रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस R1 दे रखा है वो, अगर रेसिस्टेंस कोई दे रखा है वो 200 ओम्स का प्लस माइनस 4 ओम्स ये एरर है तुम्हारा, और ये 100 ओम्स प्लस माइनस 2 का ना एरर है, ये 2% का एरर है, वही 100% 2% का एरर हो रहा है ये तुम्हारे पास। तो ये जब ऐड करोगे ना, जब जोड़ इसको एडिशन करते हैं ना, जब भी हम एरर, तो एरर क्या होता है ना, ये जो होता है ये होता है क्या, देखो ऐसे होता है मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर परसेंट एरर। तो मेजर वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है और एरर भी ऐड होता है इन द टर्म्स ऑफ एडिशन। इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द इट्स मेजर वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट एंड द एरर इज एडेड, बट द एरर इज एडेड। एरर क्या होता है ना, ऐड होता है इन द टर्म्स ऑफ एडिशन, इन द टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन द एरर इज एडेड, बट द मेजर वैल्यू इज added in the terms of addition, but it is in the terms of subtraction. If the measure value is subtract the 200 minus 100 ampere, 100 ohms is 100 ohms and 200 plus 100 ohms is 300 ohms ओम। ठीक है, अब देखो ये अगर हम द टर्म्स ऑफ मल्टीपल देखते हैं ना, तो ये क्या होता है, मेजर वैल्यू इज मल्टीपल बट इट्स एडेड, it is also added in the terms of, it is also added in the terms of division, it is also added, but it is divided. It is divided, 100 divided by 200 is 2 and 200 multiplied into the 100 is 2000 20,000 प्लस 6%। तो ये सब क्या है ना कि एरर क्या हो रहा है, हमेशा एडेड हो रहा है, मल्टीप्लाई करो डिवीजन करो, तो एरर इज ऑलवेज टू ऐड द इंडिविजुअल एरर इज इन द एडिशंस और द सब्ट्रैक्शन दिस मस्ट बी टर्म्स इन द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन एक चीज़ क्या दिखा कि हम लोग जब भी ऐड कर रहे हैं ना इंडिविजुअल एरर को, तो इन द टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे मस्ट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओनली इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज नॉट इन द परसेंटेज बट इन द टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एरर इन द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दे मस्ट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पर क्या कि ना इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाइड एंड द डिवाइडेड इट इज टर्म्स इन द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चीज़। अब आता है कि
ये ना अपने पास क्या है, क्वेश्चन है अपने पास कि 200 एक रेसिस्टेंस है जो ऐसा, अगर हम इसका इरर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ, ये क्या है ना अपने पास क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द इरर परसेंटेज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज गारंटेड एक्यूरेसी इरर और द लिमिटिंग इरर। सिंपल बात बोले तो गारंटेड एक्यूरेसी इरर या लिमिटिंग इरर। तो ये अगर तुम लिमिटिंग इरर निकालोगे ना, तो ये देखो लिमिटिंग इरर, तो 400/200 इंटू 2% दैट इज 2%, इट इज लिमिटिंग इरर, 2% लिमिटिंग इरर, या फुल इन द टर्म्स ऑफ 100 ohms, इन द टर्म्स ऑफ 100 ohms, इन द टर्म्स ऑफ 2000। तो अब क्या है ना कि तुम्हारे पास अगर तुम इसको ना दे मस्ट बी एडेड, अगर इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो दे मल्टीप्लाई 200 इंटू प्लस 4। इसका क्या है कि इरर परसेंटेज इज एडेड, तो इरर परसेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो इरर परसेंटेज added in the terms of percentage, they express in the terms of percentage, and they not express only in the magnitude, they also express with the सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यहाँ परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, ये देखो, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं सेम चीज़ों को, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि 200 ohms प्लस 4% ऑफ द डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स 4/100 इंटू द 200, इट इज़ 8 डिवाइडेड 2 0 इज कैंसिल आउट, 4 इंटू 2 8। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे तो 2% इधर 2%। अब देन आफ्टर इट इज एडेड देन मस्ट बी इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओनली टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस परसेंटेज के टर्म में नहीं करते, लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज के टर्म में लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास ना एक 10% का ना 10 मेजर वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू ए प्लस 1% ऑफ द इरर, इट इज़ ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 1% ऑफ द इरर। एक एक्स है, एक वाई हो गया, एक्स वाई 20 प्लस माइनस 2%, जेड इज़ 40 प्लस माइनस 3%, इट इज़ मल्टीप्लाइड। अगर हम इस टर्म्स तीनों अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10 multiply 20 and the 40, that is 40 into 8, 4 into 2 800 into multiple of that is 8000, लेकिन this is addition, this all the it is addition percentage, it is 3%, 2% and 1%, it is terms is added in the terms of percentage, it is in the terms of percentage they be added, but in the terms of percentage, why this is multiplied, the terms is multiplied, the multiply x multiplied, y multiplied and the z multiplied, then the resistance is that is it is multiplied, that is 8000, but plus minus in the terms of range always there is expressing in the true value, the true value is measure value plus minus error, the measured value is this is measure value and this means a percentage। ठीक है, the 6% because this is the case of क्या है यहाँ पे अपने पास क्या है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन केस, द इंडिविजुअल इरर इज द एट द इंडिविजुअल इरर, multiplication and division they must be expressed in the terms of percentage, they must be expressed in the percentage, same as it is xy divided by z, same as x cube का भी क्या है कि अगर xy z को देखोगे ना तो xy मल्टीप्लाई हुआ और फिर डिवाइड करते हैं z से, z इज़ 40 और ये सब ऐड हो गया फिर 6%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स क्यूब है, एक्स का क्यूब निकालोगे तो तीनों का क्या हो रहा है, एडिशन हुआ 3%, और ये एक्स का क्यूब 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर y का क्यूब निकालोगे सेम एज इट इज़, तो ये क्या ना y का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा y4, y का 4 करोगे ये y4, ये किधर गया, ये रहा ना y4, y का पावर 4, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये, और 8% हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8%, और ये हो जाएगा 16,000। तो ये हो गया तुम्हारे पास 20 का पावर 4, दैट इज 16,000 1,60,000 एंड दिस इज 8%, रूट अंडर एक्स का हो गया तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 10 की पावर -1/2 एंड दिस इज हाफ। तो ये एक्स प्लस वाई जेड अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज, बट दिस केस इज पॉसिबल, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई, बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एरर इज डायरेक्टली in the gate. It is asking the question, this is possible, x plus y is not possible in the calculating the error directly। तो ये गेट में एक बार पूछा गया था। ठीक है, गेट का ही क्वेश्चन है। इन 14 R1 रेसिस्टेंस दे रखा था, R2 रेसिस्टेंस दे रखा, दीज आर टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन द पैरेलल एंड द टॉलरेंस इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो देखो R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, ये ना अपने पास क्या है 3.3 के एम्पेयर निकल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस को जब भी हम पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट, इट इज आर इक्विवेलेंट, देयर इज टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, देन मस्ट देयर रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज फाइंड आउट, देयर इज मल्टीपल ऑफ R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इट इज टर्म्स that is R equivalent is calculating, simply R equivalent is calculated, then R equivalent is come out with 3.33 k kilo ohms। ठीक है, but this is it is kilo ohm, it is 5 kilo ohm and the 10 kilo ohms। ठीक है, अब then after the resistance
it is divided 1 by also the equivalent resistance is finding out 1 by R equivalent plus 1 by R1 plus R2, that is it. अब देन अब क्या है कि ना अपने को क्या निकालना है कि इरर निकालना है, देर व्हाट इज द टॉलरेंस एंड द रिजल्टेंट ऑफ द रेसिस्टर। तो अपने को ना जब इस तरीके से निकालते हैं तो डेल्टा आर बाई आर ये होता है चेंज ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दिस इज द आर डेल्टा आर बाई आर, नहीं देखो ये होता है ना डेल्टा आर बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू आर वन, डेल्टा आर वन बाई आर वन, आर टू बाई आर टू। अब देखो डेल्टा आर वन बाई आर वन इंटू 100, क्यों इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो क्यों, तो यहाँ पे हो रहा है तुम्हारे पास ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, इसमें मल्टीपल कर दिया 100 का, और देखो आर का वैल्यू क्या है रेसिस्टेंस, दैट इज़ 5 ओम, 5 इंटू 100, देखो लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक है क्या कि ना रेसिस्टेंस R2 ले लिया है पहले, नहीं ठीक तो है, फाइव इंटू 100 इंटू टर्म्स ऑफ, देखो ये ठीक है, 5 इंटू 100 divided by into multiple of 10, it is multiple of 10, that is 0.5 kilo ohms, and the change of resistance is R2 is 10 by 100, it is multiplied by the 5 kilo ohms, the 5 kilo ohm it is coming out 0.5 kilo ohms, ठीक है। अब चेंज ऑफ रजिस्टर इंटू आर ऑफ आर इंटू 100%, इसके बाद ना ये यूज़ करोगे, ये फार्मूला यूज़ करोगे, तुम्हारे पास एक्यूरेट निकल के आ जाएगा 8.325 करके, ये तुम्हारा पास इरर आ जाता है, ठीक है, ये इरर आ जाएगा, ठीक है जी, डेल्टा आर बाई आर का ये इरर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना दैट इज़ टॉलरेंस अदर रिजल्टेंट रेसिस्टर का इरर, दैट इज़ अ फाइंड द टॉलरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के,